तो भाई लोग एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आप सबका स्वागत है स्टडी टाइम एनी टाइम यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट वीडियो में हमने सेलर की लायबिलिटीज़ और राइट्स पढ़े थे। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे बायर की लायबिलिटीज़ और बायर के राइट्स। तो शुरू करते हैं। द बायर इज एंटाइटल्ड, बायर के पास क्या राइट्स हैं, वेयर क्या क्या उसको मिलना चाहिए, वेयर द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ पास टू हिम। तो जब खरीदार को प्रॉपर्टी की ऑनरशिप मिल जाती है, मिल गई, पास हो गई उसके पास, टू द बेनिफिट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट इन or increase in value of the property and to the rents and profits thereof। तो बायर को क्या मिलेगा जब उसके पास ऑनरशिप आ गई? तो समझने वाली सीधी सी बात है कि कोई भी बेनिफिट है उस प्रॉपर्टी से, कोई इम्प्रूवमेंट से, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, वो चीज़ इंक्रीज इन वैल्यू, कोई रेंट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो सब किसके पास जाएंगे? जो खरीदार है उसके पास जाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ नोट करने वाला? वेयर द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू हिम, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है उसको, उस दिन से जाएंगे। बी, अनलेस ही हैज इम्प्रॉपरली डिक्लाइंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी एज अगेंस्ट द सेलर एंड all persons claiming under him to the extent of the seller's interest in the property। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई जो बायर है, अगर वो छोड़ दो, unless he has improperly declined to accept, उसने improperly मना कर दिया डिलीवरी लेने को प्रॉपर्टी की, ये पॉइंट अगर ना हो तो द बायर इज एंटाइटल्ड टू ए चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर गया, चार्ज क्रिएट कर सकता है एज अगेंस्ट द सेलर, जो बेचने वाला है उसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट कर देगा उस प्रॉपर्टी पर, या उन पर्सन्स पर जो सेलर की जगह उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू द एक्सटेंट ऑफ द सेलर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर सकता है? उतनी ही प्रॉपर्टी पर कर सकता है जितने एक्सटेंट का सेलर मालिक है। फॉर द अमाउंट ऑफ एनी परचेज मनी प्रॉपरली पेड बाय द बायर। अब किस चीज़ का चार्ज क्रिएट कर सकता है वो बताई गई है कि जितनी अमाउंट उसने प्रॉपर्टी को परचेज करने में दी थी, जो मनी उसने दिया था, प्रॉपरली दिया था, इस उम्मीद में, इन एंटीसिपेशन ऑफ द डिलीवरी एंड फॉर इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट, कि मुझे वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी जाएगी, दे दी जाएगी, और उस अमाउंट पर इंटरेस्ट। And when he properly declines to accept the delivery also for the earnest, if any, and for the cost, if any, awarded to him of a suit to compel specific performance of the contract or to obtain a decree for its rescission। तो अगर तो उसने इम्प्रॉपरली मना नहीं किया, तब तो वो क्लेम कर सकता है सेलर का प्रॉपर्टी पर जो इंटरेस्ट था उस पर प्रॉपर्टी पर चार्ज लगा देगा, और वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज के अंडर लगने के कारण जितना शेयर है सेलर का लेकिन अब वो परचेज मनी जो है उसने प्रॉपरली पे की थी इस उम्मीद में कि उसको डिलीवरी मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा उस अमाउंट पर, वो इंटरेस्ट चार्ज क्रिएट करके इंटरेस्ट भी ले सकता है। एंड व्हेन ही प्रॉपरली डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट द डिलीवरी, जब वो
डिक्लाइन कर देगा कि अब मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए। ऑल्सो फॉर द अर्नेस्ट मनी, जितनी अर्नेस्ट मनी है जो उसने प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ अमाउंट दी थी वो हो गई अर्नेस्ट मनी। कोई कॉस्ट वो अवार्ड होंगे उसको, वो कॉस्ट अवॉर्डेड टू हिम ऑफ अ सूट टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसने परफॉर्मेंस करवाने के लिए जो एग्रीमेंट था उसको वो परफॉर्म करवाने के लिए जो सूट डाला था, और टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर इट्स रिसेशन, तो उस सब का जो कॉस्ट है वो उसको अवार्ड होएगा। ये बायर एंटाइटलमेंट है, बायर ले सकता है। इसके बाद आप देखोगे एन ओमिशन टू मेक सच डिस्क्लोजर एज आर मेंशन्ड इन दिस सेक्शन, पैराग्राफ 1 क्लॉज ए एंड पैराग्राफ 5 क्लॉज ए इज फ्रॉडुलेंट। तो ये डिस्क्लोजर, ये चीज़ बताना ओमिट कर जाना, यानी कोई सी चीज़ ये जो डिस्क्लोज करनी थी, बातें जो बताने वाली थी और आपने वो छुपा ली, ओमिट कर गए, परफॉर्म नहीं की, एज आर मेंशन्ड इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो मेंशन की गई हैं पैराग्राफ 1 क्लॉज ए एंड पैराग्राफ 5 क्लॉज ए इज़ फ्रॉडुलेंट, वो फ्रॉडुलेंट है। अगर ओमिशन करते हो तो वो फ्रॉडुलेंट है। द बायर इज बाउंड, बायर इज बाउंड किसके लिए बाउंड है वो, ए टू डिस्क्लोज टू द सेलर एनी फैक्ट as to the nature or extent of the seller's interest in the property of which buyer is aware but of which he has reason to believe that seller is not aware and which materially increases the value of such interest। buyer को कोई चीज़ पता है, seller को नहीं पता, किस उस प्रॉपर्टी के नेचर के बारे में, एक्सटेंट के बारे में, सेलर के इंटरेस्ट के बारे में, जिससे सेलर के जो इंटरेस्ट है या प्रॉपर्टी है, डेट कैन बी मटीरियली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट सच इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट को की वैल्यू बढ़ सकती है, तो वो बायर की ड्यूटी है बताना। बी पार्ट इसमें टू पे और टेंडर एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ कंप्लीटिंग द सेल द परचेज मनी टू द सेलर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स। तो जो बंदा है जिसको पेमेंट करनी है वो कौन है, सेलर। तो बायर को क्या ड्यूटी बाउंड है, उस टाइम पर और उस जगह पर जहाँ पर सेल कंप्लीट हो रही है वहाँ सेलर को पेमेंट कर दो, या जिस बंदे को वो कह रहा है उस बंदे को पेमेंट कर दो। लेकिन प्रोविजो है आगे, प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी इज सोल्ड फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, कोई उस पर भार नहीं है, प्रॉपर्टी पर कोई भार नहीं है, सेल की जा रही है भार रहित। द बायर में रिटेन आउट ऑफ परचेज मनी द अमाउंट ऑफ एनी एनकम्बरेंसेस ऑन द प्रॉपर्टी existing at the date of the sale and shall pay the amount so retained to the persons entitled thereto। तो बायर क्या करेगा, अगर इनकम्बरेंसेस हैं प्रॉपर्टी पर जिस दिन सेल हो रही है, तो वो परचेज मनी की वो अमाउंट जितना उस पर भार है वो साइड पर रख लेगा। मान लीजिए 10,000 में प्रॉपर्टी खरीद रहा है, 1,000 पर उस पर भार है, तो वो 1,000 साइड पे रख लेगा और वो 1,000 वो उन लोगों को देगा जिनकी वजह से वो उस प्रॉपर्टी का कर्जा अगर चुकाना है तो उनको देगा। जो भार रहित करने के लिए कोई अगर पेमेंट देनी है तो उन लोगों को वो पेमेंट देगा। सी पॉइंट है वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर to bear any loss arising from the destruction, injury or decrease in value of the property not caused by the seller। तो जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई बायर को, तो अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है लेकिन उसमें सेलर का कोई दोष नहीं,
कोई लॉस हो जाता है, डिस्ट्रक्शन, कोई तोड़ फोड़ हो गई, किसी को इंजरी हो गई, लेकिन सेलर का अगर उसमें दोष नहीं, जो बायर है वो खुद ही बियर करेगा वो सारी चीज़ों को। वेयर द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ पास्ड टू द बायर एज बिटवीन हिमसेल्फ एंड द सेलर, ऑनरशिप है जो प्रॉपर्टी की वो तो पास हो गई बायर को, और to pay all the public charges and rent which may become payable in respect of property, the principal monies due on any encumbrances subject to which the property is sold and the interest thereon afterwards accruing due। तो जितना भी इनका कोई पब्लिक चार्जेस हैं, कोई रेंट पे करने वाले हैं, जो भी देना दुना है, जो भी टैक्स हैं, जो भी भार हैं, वो सारा भरना पड़ेगा। उसके बाद भी जो एक्रू होगा, इकट्ठा होगा, ड्यू होगा, वो भी सारा बायर को ही भरना होगा। ये सारी चीज़ों पर बायर बाउंड है। ये थे बायर के राइट्स एंड लायबिलिटीज़, और इस तरह हमारा जो सेक्शन 55 है वो कंप्लीट हो गया।